Hello friend, how are you? I hope you all will be very happy. फ्रेंड, आज के अपने इस क्लास में हम उत्पादन संभावना वक्र, जिसे इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और शॉर्ट में पीपीसी कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसे कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अन्य और किन किन नामों से जाना जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या मान्यताएं हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। और अंत में हम यह जानेंगे कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है यानी उत्पादन संभावना वक्र होता है, क्या इसमें किसी भी प्रकार का खिसकाव या इनके जो रेखाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, यदि हाँ तो कैसे होता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज के अपने इस क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने के साथ सबसे पहले हम यह जानेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र को अन्य नामों में है, पहला उत्पादन संभावना सीमा के नाम से जाना जाता है और इन्हें रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र के नाम से जाना जाता है। अब इसे रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसके लिए आप ये समझिए कि इसमें जो वस्तुओं का उत्पादन होगा, उत्पादन संभावना शब्द से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वस्तुओं के उत्पादित होने वाली संभावना या पॉसिबिलिटी के बारे में बताया जाता है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि दो वस्तुओं का उत्पादन करना है, एक वस्तु x है और दूसरा वस्तु y है। तो इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें जो संसाधन होता है उसे स्थिर मान लिया जाता है। तो संसाधनों के स्थिर होने के कारण यदि जो उत्पादक है वह वस्तु x के तुलना में वस्तु y का उत्पादन बढ़ाना चाहता है, तो वह क्या करेगा कि वस्तु x के उत्पादन को कम करेगा। वस्तु x के उत्पादन को इसलिए कम करेगा क्योंकि वस्तु x के संसाधन को रूपांतरित करके कहाँ ले जाएगा, वस्तु y के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। तो संसाधनों का वस्तु x से वस्तु y में रूपांतरण होना या संसाधनों का वस्तु y से वस्तु x में रूपांतरण होने की प्रक्रिया, रूपांतरण होने की इसी प्रक्रिया को रूपांतरण वक्र या रूपांतरण रेखा कहा जाता है। अब उत्पादन संभावना सीमा क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि हमने एक चीज़ आपको क्लियर की कि इसमें वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को बताया जाता है कि दिए गए संसाधनों पर वस्तुओं के कौन कौन से कॉम्बिनेशन उत्पादित किए जा सकते हैं, कौन कौन से संयोग उत्पादित किए जा सकते हैं। एक संभावना व्यक्त की जाती है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ इन वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। इस वजह से इसे उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहा जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों, एक संयोग यानी उन विभिन्न दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जो उत्पादक दिए हुए संसाधनों पर उत्पादित कर सकता है। दिए गए संसाधनों पर उत्पादक उत्पादित कर सकता है, उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अब उत्पादन संभावना वक्र के ग्राफ को, उत्पादन संभावना वक्र के टेबल को समझने के लिए हम दो वस्तुओं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक वस्तु के रूप में हमने ले लिया गेहूँ, एक वस्तु के रूप में हमने क्या ले लिया, गेहूँ ले लिया, और वस्तु y के रूप में हमने क्या ले लिया, कपड़ा ले लिया। तो गेहूँ और कपड़े का उत्पादन करेंगे हम, और इसकी मान्यता में एक चीज़, इसकी मान्यता दी गई है। पहली मान्यता इसमें है कि इसके जो संसाधन होंगे दिए हुए हैं, इसकी जो रिसोर्सेज है वो दी हुई होंगी, यानी इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी मनी है, ये सब चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट होंगी, स्थिर होंगी। इसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ा नहीं सकते। अपनी आवश्यकता के अनुसार यानी हमारी ये इच्छा है कि वस्तु, हम गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना चाह रहे हैं या कपड़े के उत्पादन को बढ़ाना चाह रहे हैं, और दूसरी वस्तु, यदि हम गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना चाह रहे हैं और दूसरी वस्तु जो कपड़ा है उसके उत्पादन को हम स्थिर रखना चाह रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें संसाधन में वृद्धि करना पड़ेगा। लेकिन मान्यता के अनुसार कि वस्तु के उत्पादन के लिए जो संसाधन लिए गए वो स्थिर है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी हम वृद्धि करके, संसाधनों में वृद्धि करके वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। हमारे संसाधन स्थिर होंगे। यदि हम एक वस्तु के उत्पादन में
वृद्धि करना चाह रहे हैं, जैसे हम गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो हमें कपड़े के उत्पादन की वृद्धि को कम करना पड़ेगा, यानी कपड़े के उत्पादन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और कपड़े के उत्पादन को जब हम कम करेंगे तो इससे बचे संसाधन को हम गेहूँ के उत्पादन में लगा सकते हैं और गेहूँ के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए इसमें एक मान्यता दी गई है कि जो वस्तुओं के उत्पादन के लिए संसाधन दिए गए वो क्या है, स्थिर है। उसे क्या मान लिया गया है कि संसाधन दिए हुए हैं, यानी संसाधन क्या है, स्थिर है। इसकी दूसरी मान्यता है कि दिए हुए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग हो रहा है, यानी जो संसाधन दिए गए इसका पूरा प्रयोग किया जा रहा है, जितना उसकी क्षमता है उतना उसका पूरा प्रयोग किया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं कि इसका और उच्चतम प्रयोग किया जा सके। दूसरी मान्यता क्या है कि दिए गए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग हो रहा है। तीसरी इसकी मान्यता है कि जो उत्पादन की तकनीक है, जो उत्पादन की टेक्नोलॉजी है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है। इसमें भी हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे अब हमें कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल गई, और उससे के द्वारा हम सोच रहे हैं कि अपने उत्पादन में वृद्धि कर ले, तो उसे भी क्या मान लिया गया, कांस्टेंट मान लिया गया, स्थिर मान लिया गया, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आइए हमने टेबल के द्वारा उत्पादन संभावना वक्र को समझते हैं और फिर इस टेबल को ही हम रेखा चित्र पे दर्शा के देखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र कैसे तैयार किया जाता है। तो पहले ही हम बता चुके हैं आपको कि इसमें दो वस्तु लेके हम चल रहे हैं। एक वस्तु के रूप में हमारा गेहूं है जिसका मेजरमेंट हम टन में कर रहे हैं, और दूसरी वस्तु के रूप में हमारा कपड़ा है जिसका हम 1000 गांठ के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक का मतलब है कि 1000 गांठ का उत्पादन, 1000 कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ जैसे दिया है 15, तो 15 का मतलब है कि 15 टन गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि दिए गए संसाधनों पर में ऐसे कौन कौन से संयोग तैयार किए जा सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिनका उत्पादन किया जा सकता है, जिन्हें हम इन टेबल से समझें। तो इसमें पहला जो कॉलम है इसमें दिखाया गया है संयोग को ABC के नाम से समझाया गया कि ABCDEF करके हमारे पास 6 संयोग हैं। दिए गए संसाधनों पर 6 संयोग का उत्पादन किया जा सकता है। दूसरे कॉलम में वस्तु Y को दिखाया गया, और वस्तु Y के रूप में हमने कपड़े को लिया है जिसका मेजरमेंट हम किस में कर रहे हैं, 1000 गांठ के रूप में कर रहे हैं। वस्तु X के रूप में गेहूं को लिया गया और इसका मेजरमेंट हम टन के रूप में कर रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिसका हम दिए गए संसाधनों पर, जिसका उत्पादक दिए गए संसाधनों पर क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। इसमें पहला कॉम्बिनेशन है कि उत्पादक क्या करेंगे, पूरे गेहूं का ही उत्पादन करेंगे, जितने संसाधन दिए गए उसका वो गेहूं का ही उत्पादन कर ले। तो यदि वह पूरे संसाधन से केवल गेहूं का उत्पादन करता है तो कितना कर पाएगा, 15 टन गेहूं का क्या कर लेगा, उत्पादन कर लेगा। और इसमें कपड़े का उत्पादन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कारण ये है कि जितने संसाधन दिए गए हैं वो पूरा किस में लगा दिया जा रहा है, गेहूं के उत्पादन में लगा दिया जा रहा है। तो गेहूं का तो उत्पादन बढ़ेगा, गेहूं का उत्पादन तो 15 टन के बराबर हो रहा है, लेकिन कपड़े का उत्पादन शून्य हो रहा है, यानी कपड़े के उत्पादन में कोई भी तकनीक, कोई भी संसाधन नहीं लगाया जा रहा। तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है कि जो उत्पादक है वो पूरे संसाधन से क्या कर ले, केवल गेहूं का उत्पादन कर ले 15 टन के बराबर, और कपड़े का उत्पादन शून्य हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि चलो उसे लग रहा है कि अब कपड़े का भी उत्पादन कर लो, तो अपने कुछ संसाधन को कपड़े के उत्पादन में लगा सकता है, और यदि वह कपड़े के उत्पादन को बढ़ाएगा तो उसे गेहूं के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, जिसका कारण आपको बता दिया गया कि इसके दिए गए संसाधन क्या है, स्थिर है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है स्थिर है। इस वजह से इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकती और ना ही किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसके लिए गेहूं का उत्पादन क्या करेगा, वो कम करेगा, और यहाँ पे कपड़े के उत्पादन को बढ़ाएगा। जैसे अब वो क्या करेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन उसके लिए क्या हो जाएगा कि वह 1000 गांठ के कपड़े का उत्पादन कर ले और 13 टन गेहूं का उत्पादन कर ले, दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसे लग रहा है कि चलो गेहूं के उत्पादन को थोड़ा और कम कर लेते हैं और कपड़े के उत्पादन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो अभी क्या करेगा, 2000 गांठ कपड़े के उत्पादन को करना चाह रहा है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, गेहूं का उत्पादन 10 टन के बराबर करेगा, यानी 13 से गेहूं के उत्पादन को क्या कर दिया, 10 टन कर दिया, यानी गेहूं के उत्पादन को कम कर दिया। उसी तरीके से चौथा इसका कॉम्बिनेशन है कि या तो 3000 गांठ कपड़े का उत्पादन करें या
3000 गांठ कपड़े का उत्पादन करे और साथ में 6 टन गेहूं का उत्पादन कर ले दिए गए संसाधन में। अगला इसका 5वां कॉम्बिनेशन होगा क्यों 4000 गांठ कपड़े का उत्पादन कर ले और 1 टन गेहूं का उत्पादन कर ले। और इसका 5वां कॉम्बिनेशन है कि वो पूरे संसाधन को कहाँ लगा दे, कपड़े के उत्पादन में लगा दे। अब जब वो पूरे संसाधन को कपड़े के उत्पादन में लगाएगा तो 5000 गांठ कपड़े का तो उत्पादन कर लेगा, लेकिन यहाँ पे उसके गेहूं का उत्पादन शून्य हो जाएगा। कारण ये है कि गेहूं के उत्पादन का जितना भी उसका संसाधन था उसे उठा के कहाँ लगा दिया, कपड़े के उत्पादन में लगा दिया। इस तरीके से हमें एक टेबल तैयार होता है मेरा, और इसमें हमें ये पता चलता है कि कितने कॉम्बिनेशन दिए गए संसाधन पर कितने संयोगों का उत्पादन किया जा सकता है। अब आइए इसे ग्राफ में दिखाते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, एक लंबवत लाइन खींचेंगे जिसे वर्टिकल लाइन कहा जाता है और इसे ओ वाई अक्ष से जानते हैं, ओ और वाई अक्ष नाम से हम जानते हैं। दूसरा हम लेटी हुई रेखा खींचेंगे जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसे ओ एक्स रेखा कहते हैं, ओ एक्स अक्ष कहते हैं, ओ एक्स अक्ष कहते हैं। हमने ओ वाई अक्ष पर कपड़ा को दिखाया है और ओ एक्स अक्ष पर कपड़े को दिखाया है तथा ओ वाई अक्ष पर हमने किसको दिखाया, ओ वाई अक्ष पर हमने गेहूं के उत्पादन को दिखाया है, गेहूं के उत्पादन को दिखाया है। अब हम देखेंगे तो इसमें जो है, यदि हम पहले कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं तो इसमें जो गेहूं का उत्पादन होगा वो कितना होगा, 1 मिनट, यहाँ 3 का अंतर हम ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। 3 6 9 12 और यहाँ 15 हो जाएगा। अब हम देखेंगे पहला कॉम्बिनेशन यदि हम बैठा रहे हैं इसे ए, तो ए कॉम्बिनेशन हमारा क्या है कि गेहूं का उत्पादन यहाँ कितना हो रहा है, 15 के बराबर हो रहा है, और कपड़े का उत्पादन कितना हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। अगर इसका लास्ट कॉम्बिनेशन देखें एफ कॉम्बिनेशन, इसका एफ कॉम्बिनेशन यदि देखें तो इस पर हम देख रहे हैं कि जो इसमें कपड़े का उत्पादन हो रहा है कितना हो रहा है, 5000 गांठ के बराबर हो रहा है और गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। इसी तरीके से सारी, जैसे इस लाइन को हम इस तरीके से मिला दें और इसी तरीके से बाकी लाइन को जब हम मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके की हमारी रेखाएं तैयार होती हैं। बाकी लाइन भी हमारी इसी तरीके से तैयार होगी और ये तैयार करने के बाद जब हम इन सभी बिंदुओं जैसे ए बी सी डी ई और एफ नाम से सभी बिंदुओं को जब हम मिला देंगे तो जो रेखा में मिलती है उसे कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र। इस रेखा को हम इस तरीके से मिलाते हैं तो जो रेखा में मिलती है उसे कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र और इसे हम शॉर्ट में PPC के नाम से जानते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसकी पहली विशेषता होती है कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है उसका ढलान नीचे की ओर होता है। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान होता है वो नीचे की ओर होता है। तो आपने देखा जब हमने ABC के नाम से देखा और इस रेखा को जब इस तरीके से मिलाएंगे तो इसका ढलान कहाँ जा रहा है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अच्छा, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है, तो आपने यहाँ देखा कि जैसे ही एक वस्तु के उत्पादन को हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें दूसरी वस्तु के उत्पादन को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। इस टेबल में आपने देखा कि जैसे जैसे उपभोक्ता कपड़े के उत्पादन को जैसे जैसे उत्पादक कपड़े के उत्पादन को बढ़ाना चाह रहा है वैसे वैसे उसे क्या करना पड़ रहा है, गेहूं के उत्पादन को घटाना पड़ रहा है। या इसका उल्टा कह ले कि यदि उत्पादक यह चाहे कि वो कपड़े के उत्पादन को क्या कर दे, वो कपड़े के उत्पादन को घटाना चाहे और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना चाहे, दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है, इनका संबंध नकारात्मक हो रहा है। यानी एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ रहा है। या इसका उल्टा देख ले कि दूसरा हो जाए कि यदि दूसरे को बढ़ाना चाह रहा है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, पहले को कम करना पड़ेगा। इन दोनों में नकारात्मक संबंध होने के कारण जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यदि दो वस्तु हम मान लें कि वस्तु X है, वस्तु X और वस्तु Y मान लें तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे उत्पादक वस्तु X के उत्पादन को बढ़ाना चाहेगा वैसे वैसे उसे क्या करना पड़ेगा, वस्तु Y के उत्पादन को घटाना पड़ेगा। दोनों में कैसा संबंध है, नकारात्मक संबंध है। नकारात्मक संबंध होने के कारण जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है।
इसकी दूसरी विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कॉनकैव होता है। अच्छा, मूल बिंदु की ओर नतोदर या कॉनकैव क्यों होता है? तो इसके पीछे का कारण है कि जब उत्पादक अपने उत्पादन के साधन को एक उत्पादन से हटाकर दूसरे उत्पादन में जब लगाता है तो उसका जो सीमांत अवसर लागत होता है वो बढ़ता हुआ होता है। सीमांत अवसर लागत बढ़ते हुए होने के कारण जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अब इसे इस तरीके से हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसके लिए हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं। MOC सीमांत अवसर लागत जिसे हम शॉर्ट में MOC कहते हैं, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC कहते हैं। इसमें देखेंगे जो छोड़ने की दर है वो कैसी है। छोड़ने की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे ही उत्पादक 1000 गांठ कपड़े का उत्पादन बढ़ाना चाह रहा है तो उसे गेहूं का कितना उत्पादन कम करना पड़ रहा है। पहली बार में उसने कितना किया, 2 के बराबर उत्पादन, 2 टन गेहूं का उत्पादन उसे कम करना पड़ा। जब वो दोबारा चाह रहा है कि हम कपड़े के उत्पादन को और थोड़ा बढ़ा दें, यानी 1 क्विंटल वो जब और बढ़ाना चाह रहा है, जैसे ही वो अपने 1000 गांठ और बढ़ाना पड़ा, यानी जैसे ही उसने कपड़े के उत्पादन को 1000 गांठ से 2000 गांठ करना चाहा तो उसे गेहूं के उत्पादन में कितनी कमी करनी पड़े, या 3 टन के बराबर कमी करनी पड़ रही है। अगला हम देखेंगे अगर कि जैसे वो 1000 गांठ और बढ़ाना चाह रहा है तो उसे कितनी कमी करनी पड़ रही है, 4 टन गेहूं के बराबर कमी करनी पड़ रही है। अगला देखेंगे तो उसे 5 टन गेहूं में कमी करनी पड़ रही है और उसके बाद उसका शून्य हो जाता है। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे उत्पादक जो है अपने एक वस्तु से संसाधन हटाकर दूसरी वस्तु में लगाता है तो उसकी जो MOC होती है, जो सीमांत अवसर लागत होती है, वो कैसी होती है, बढ़ती हुई होती है। जैसा आपने देखा कि पहले 2 टन गेहूँ की उत्पादन में कमी करनी पड़ी, फिर उसके बाद 3 टन गेहूं के उत्पादन में कमी करनी पड़ी, उसके बाद 4 टन गेहूं के उत्पादन में कमी करनी पड़ी, उसके बाद 5 टन गेहूं के उत्पादन में कमी करनी पड़ी। यानी जो उसके संसाधन के उत्पादन सीमांत अवसर लागत वो लगातार बढ़ती हुई है। सीमांत अवसर लागत लगातार बढ़ती हुई होने के कारण जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर क्या होता है, कॉनकैव होता है। इसी के साथ हम आगे जान लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र के प्राप्य और अप्राप्य संयोग क्या होते हैं। तो प्राप्य संयोग वह संयोग होता है जो उत्पादन संभावना वक्र पर या उत्पादन संभावना वक्र के अंदर होते हैं, उन्हें हम प्राप्य संयोग कहते हैं। और अप्राप्य संयोग क्या होता है, जो उत्पादन संभावना सीमा या उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर के जो बिंदु होते हैं उसे अप्राप्य संयोग कहते हैं। जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अप्राप्य संयोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक PPC नाम से एक रेखा खींची गई है और इसमें आप देखेंगे इस बिंदु पर अगर A, B, C नाम से कोई बिंदु है तो इसका उत्पादन किया जा सकता है। दिए हुए संसाधनों पर A, B, C का उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ करके कोई है G, J, I, ये सभी क्या है, प्राप्य संयोग है, क्योंकि इनका उत्पादन दिए गए संसाधनों में किया जा सकता है। लेकिन उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर कोई बिंदु है, जैसे यहाँ पर हो गया D हो गया, यहाँ पर कोई E हो गया, इसका क्या होगा, ये अप्राप्य संयोग कहे जाते हैं, क्योंकि इनका दिए गए संसाधनों में उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये पता चल चुका है कि उत्पादन संभावना वक्र के अंदर या उत्पादन संभावना वक्र पर यदि कोई बिंदु है तो वह क्या कहलाएगा, प्राप्य संयोग कहलाएगा। लेकिन उत्पादन संभावना वक्र के बाहर यदि कोई बिंदु है तो क्या हो जाएगा, अप्राप्य संयोग कहलाएगा, क्योंकि इनका उत्पादन दिए गए संसाधनों पर नहीं किया जा सकता है। केवल उन्हीं का दिए गए संसाधनों पर उत्पादन किया जा सकता है जो उत्पादन संभावना सीमा या उत्पादन संभावना वक्र के अंदर या उस सीमा पर आते हैं, उस रेखा पर आते हैं, वो उत्पादन संभावना के प्राप्य संयोग कहलाते हैं। अब हम आगे जान लेते हैं जो हमारा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन संभावना सीमा या उत्पादन संभावना रेखा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, किसी भी प्रकार का खिसकाव हो सकता है। यदि हाँ हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र जो होता है इसमें खिसकाव होता है।
अब खिसकाव या परिवर्तन होता है और ये दो तरीके से होता है। ये दो तरीके से होता है, एक तो संसाधनों में परिवर्तन के द्वारा होता है और दूसरा तकनीक में परिवर्तन के द्वारा होता है। संसाधनों में परिवर्तन के द्वारा का क्या मतलब, जैसे यहाँ पे एक PPC रेखा दी गई है। सपोज करिए कि वस्तु X और वस्तु Y, वस्तु X और वस्तु Y दोनों के संसाधनों में वृद्धि कर दी जाए, दोनों के संसाधनों में वृद्धि कर दी जाए, तो अब हमें जो अगला उत्पादन संभावना वक्र मिलेगा वो कुछ ऐसे बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसे हम PPC1 नाम दे देते हैं। यानी जब हमारे संसाधन बढ़ जाएंगे, दोनों वस्तुओं के केस में यदि संसाधन बढ़ जाएंगे तो हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का बढ़ जाएगा। और इससे हमें एक दाईं ओर शिफ्ट हुई रेखा मिलेगी, राइट पर शिफ्ट हुई जो रेखा मिलेगी नई, उसे हम PPC1 कहेंगे। और इसे हम कहेंगे कि जो उत्पादन संभावना वक्र की रेखा में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। उत्पादन संभावना वक्र की रेखा में वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि दोनों वस्तुओं के संसाधनों में वृद्धि कर दी गई है। इसका दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि यदि वस्तु X और वस्तु Y के उत्पादन संसाधन में कमी कर दी जाए, यदि वस्तु X इस संसाधन में कमी कर दी जाए और साथ ही वस्तु Y के संसाधन में भी क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। जब संसाधनों में कमी कर दी जाएगी तो दोनों वस्तुओं का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब दोनों वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाएगा तो जो उत्पादन संभावना रेखा है वो दाईं ओर, जो उत्पादन संभावना रेखा है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। यानी हमें एक नई रेखा कुछ इस प्रकार की मिलेगी, जिसे हम PPC2 नाम देते हैं। ये हमें दिखा रहा है कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में क्या हो गई है, कमी हो गई है। दोनों वस्तुओं के उत्पादन में कमी क्यों हुई है, तो कारण आपको बता दिया गया कि दोनों के संसाधन जो दिए गए थे, दोनों के संसाधन जो दिए गए थे, दोनों में कमी कर दी गई। और संसाधनों में कमी होने के कारण उत्पादन संभावना वक्र जो है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। ये तो हो गया संसाधनों में परिवर्तन। यदि संसाधन में वृद्धि कर दी जाए तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। यदि संसाधनों में कमी कर दी जाए तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसका दूसरा परिवर्तन किस तरीके से होता है, तो तकनीक में परिवर्तन। यदि टेक्नोलॉजी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाए, यदि तकनीक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाए तो भी उत्पादन संभावना रेखा में परिवर्तन हो जाता है। जैसी मान्यता में यहाँ पे दी गई है कि तकनीक को स्थिर रखा जाता है, लेकिन अब तकनीक में परिवर्तन किया जा रहा है। और पहला कंडीशन क्या हो गया कि सपोज करिए कि केवल वस्तु X के उत्पादन में जो तकनीक प्रयोग की जा रही है, केवल उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। सपोज करिए कि वस्तु X के जो टेक्नोलॉजी है उसे बढ़ा दिया जा रहा है, जो तकनीक है उसे बढ़ा दिया जा रहा है। अब जब वस्तु X के तकनीक को बढ़ाया जा रहा है तो केवल वस्तु X के उत्पादन में कमी या वृद्धि होगी, वस्तु Y का जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। तो इससे जो रेखा का रूपांतरण होगा, इससे जो उत्पादन संभावना वक्र रेखा का रूपांतरण होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं कि केवल वस्तु X के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, वस्तु Y के उत्पादन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है। कारण ये है कि वस्तु X की तकनीक जो है स्थिर है, वस्तु Y की तकनीक जो है स्थिर है, केवल वस्तु X की तकनीक में क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। इस वजह से केवल वस्तु X का उत्पादन बढ़ रहा है। यहाँ पे PPC2 हो जाएगा, ये रेखा मिलेगी। इसका दूसरा हो सकता है कि सपोज करिए कि वस्तु X की जो तकनीक है उसमें कमी कर दी जाए। यदि वस्तु X की तकनीक में कमी कर दिया जाएगा तो भी वस्तु Y के उत्पादन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन होगा तो वस्तु X के उत्पादन में परिवर्तन होगा। और तकनीक में कमी होने के कारण जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। और ये रेखा हमें मिलेगी PPC1 के नाम से, ये रेखा हमें PPC1 के नाम से मिलेगी। तो आपने यहाँ यह देखा कि यदि वस्तु X की तकनीक में परिवर्तन हो रहा है तो केवल वस्तु X के उत्पादन में ही परिवर्तन हो रहा है और वस्तु Y का उत्पादन क्या है, स्थिर है। अब वस्तु Y के केस में हम देख लेते हैं कि क्या स्थिति बनेगी और किस प्रकार का उत्पादन संभावना रेखा तैयार होगा। तो आपको एक PPC नाम की रेखा है,
उत्पादन संभावना वक्र रेखा बनी हुई है। अब हम वस्तु वाई के केस में देख रहे हैं। तो सपोज करिए कि वस्तु वाई के तकनीक में वृद्धि कर दी है, वस्तु वाई के तकनीक में वृद्धि कर दिया जाए। अब जब वस्तु वाई के तकनीक में वृद्धि किया गया है तो केवल वस्तु वाई के उत्पादन में वृद्धि होगी, वस्तु एक्स के उत्पादन में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं होगा। वो क्या होगा? स्थिर होगा, यानी ना कमी होगी ना वृद्धि होगी, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु एक्स का उत्पादन स्थिर रहेगा, केवल वस्तु वाई के उत्पादन में ही परिवर्तन होगा। अब तकनीक में वृद्धि हुई है, इस वजह से वस्तु वाई के उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी। और वस्तु वाई के उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो रेखा कैसे तैयार होगी? इस तरीके से तैयार होगी, जिसमें हम देख रहे हैं कि वस्तु वाई का उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन वस्तु एक्स का उत्पादन क्या है? स्थिर है। यहाँ पे एक नई रेखा हमें मिलेगी EPC1। इसका दूसरा केस भी हो सकता है कि सपोज करिए कि वस्तु एक्स का जो तकनीक है उसे कम कर दिया जाए। जब कम कर दिया जाएगा तब भी वस्तु एक्स के उत्पादन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ होगा? केवल वस्तु वाई के उत्पादन में होगा। और वस्तु तकनीक में कमी होने के कारण जो वस्तु वाई का उत्पादन है वो क्या होगा? घटेगा। और घटकर एक नई रेखा में क्या मिलेगी? कुछ इस तरीके की मिलेगी नई रेखा। ठीक, इसे हम क्या नाम दे देंगे? EPC2। तो ये तो हो गया कि तकनीक में परिवर्तन होने के कारण उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा। यहाँ पर हमने देखा था पहले कि यदि केवल संसाधनों में वृद्धि या कमी हो रही है दोनों वस्तुओं का एक साथ, यदि संसाधनों में दोनों वस्तुओं में एक साथ वृद्धि हो रही है तो उत्पादन संभावना रेखा क्या कहाँ शिफ्ट होगा? दाईं ओर शिफ्ट होगा। यदि दोनों वस्तुओं के संसाधन में कमी कर दी जा रही है तो उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसका एक बचा हुआ है कि सपोज करिए कि वस्तु एक्स और वस्तु वाई दोनों के तकनीक में एक साथ वृद्धि कर दी जाए। वस्तु एक्स और वस्तु वाई दोनों के तकनीक में एक साथ वृद्धि कर दी जाए। जब दोनों की तकनीक में एक साथ वृद्धि की जाएगी तो दोनों का उत्पादन बढ़ेगा। जब दोनों का उत्पादन बढ़ेगा तो जो नया उत्पादन संभावना वक्र मिलेगा वो कैसा मिलेगा? दाईं ओर शिफ्ट हुआ बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसे हम PPC1 नाम दे देते हैं। सपोज करिए इसका उल्टा भी हो सकता है कि दोनों के तकनीक में कमी कर दी जाए। जब दोनों के तकनीक में कमी की जाएगी तो जो रेखा होगी कहाँ हो जाएगी? बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। बाईं ओर शिफ्ट होकर एक नई रेखा हमें मिल जाएगी EPC2 के नाम से। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि यदि दोनों वस्तुओं की तकनीक में एक साथ परिवर्तन किया जाए या दोनों वस्तुओं के संसाधन में एक साथ परिवर्तन किया जाए तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी या दोनों वस्तुओं के उत्पादन में कमी होगी। और अगर एक वस्तु की तकनीक या एक वस्तु के संसाधन में वृद्धि हो रही है तो एक वस्तु की तकनीक या एक वस्तु के संसाधन में वृद्धि हो रही है तो एक वस्तु का ही उत्पादन बढ़ेगा। या एक वस्तु की तकनीक या एक वस्तु के संसाधन में कमी हो रही है तो केवल एक वस्तु का ही उत्पादन घटेगा। अगर दोनों वस्तुओं के तकनीक या संसाधन में परिवर्तन हो रहा है तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन में परिवर्तन होगा। एक बार मैं आपका यहाँ पे और क्लियर करना चाह रही हूँ कि यदि दोनों वस्तुओं के संसाधन में एक साथ वृद्धि की जाएगी तो जो नया उत्पादन संभावना वक्र होगा वह दाईं ओर शिफ्ट होकर बनेगा। और यदि दोनों वस्तुओं के संसाधन में कमी हो रही है तो नया जो उत्पादन संभावना वक्र होगा वो कहाँ बनेगा? बाईं ओर शिफ्ट होकर बनेगा। उसी तरीके से तकनीक के केस में यदि दोनों वस्तुओं की तकनीक में एक साथ वृद्धि की जा रही है तो जो नया उत्पादन संभावना वक्र होगा वो दाईं ओर शिफ्ट होकर बनेगा। और यदि दोनों वस्तुओं की तकनीक में कमी की जा रही है तो जो नई उत्पादन संभावना वक्र होगी वो बाईं ओर शिफ्ट होकर बनेगी। यहाँ पर हमें पता चला कि यदि संसाधन या तकनीक में वृद्धि होगी जो उत्पादन संभावना वक्र होगा वो दाईं ओर शिफ्ट होगा। यदि दोनों वस्तुओं के तकनीक या संसाधन में कमी होगी तो जो नया उत्पादन संभावना वक्र होगा वो बाईं ओर शिफ्ट होगा। तो लगभग आज जितने भी हमें क्वेश्चन देखने थे और उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपका कोई और डाउट होगा तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आई होप आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।